Good evening, everyone. In last class, we have discussed parametric form of a line. तो लास्ट क्लास तक जो भी हमने डिस्कस किया है स्ट्रेट लाइन में, पहले बताओ कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। पैरामेट्रिक फॉर्म पे हमने 2 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या मेथड लगेगा। यहाँ पे मतलब डिस्टेंस का है तो फिर पैरामीट्रिक यूज करेंगे। करेक्ट। अच्छा, अगेन मैंने ये भी कहा था लास्ट क्लास में कि हम क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को देखना कि अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज नहीं करना है तो मेथड समझ आता है क्या। पहले विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मतलब लाइन का इक्वेशन फाइंड करके फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं और फिर मतलब दोनों डिस्टेंस। करेक्ट है कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। लाइन और कर्व को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर पी और क्यू मिल गया, ए ऑलरेडी पता है तो ए पी और ए क्यू डिस्टेंसेस आ जाएंगी, उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम तो कि कैलकुलेशन तो है ही, उसके साथ साथ जब लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स इरेशनल टर्म्स में आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन और बेकार हो जाती है। तो हम यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ये भी समझ आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक कर्व है और एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट ए विच इज -3,0 से पास कर रही है, और ये लाइन इस मान लो कुछ इस तरह से लाइन है कि इस कर्व को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे कट कर रही है, और हमें ए पी और ए क्यू डिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। ये मैटर नहीं करता कि ए वाला पॉइंट पी और क्यू के बीच में है या कहीं राइट या लेफ्ट में है, ये कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे यूज करेंगे कि क्वेश्चन ने हमसे एपी डिस्टेंस और एक्यू डिस्टेंस की बात की है। अगर हमने एपी डिस्टेंस को r1 ले लिया, अच्छा उससे पहले जो लाइन है इसका स्लोप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 है, दैट मींस लाइन का थीटा। इक्वेशन सर y = x+3। हम अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो अपन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिख रहे, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा x+3 cos π/4 इज इक्वल टू y-0 sin π/4 इक्वल्स टू r। ठीक है, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट, वी कैन टेक दैट पॉइंट एज -3 + r cos थीटा, 0 + r sin थीटा।
ये इस लाइन पे पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामीटर आर की टर्म्स में एक पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिंस एपी एंड, हाँ सही है 14 आंसर। हर्षित तुमने कौन सा मेथड यूज किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म या विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म? Sir, without using parametric. ओके, दिस पॉइंट लाइज ऑन y, जो पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड किए हैं क्या तुमने फिर हर्षित? विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स रैशनल आ रहे हैं, इररेशनल आ रहे हैं? दिस पॉइंट लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इस पॉइंट को हमने लाई कराया तो ये बन गया r बाई रूट टू इज इक्वल टू -3 प्लस r बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस r बाई रूट टू प्लस 1। एंड दिस इक्वेशन इज, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r। और इसी इक्वेशन के रूट्स को हम अगर r1 एंड r2 मान लें तो क्वेश्चन ने हमसे r1 इंटू r2 फाइंड करने को बोला है। देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या? बिकॉज हमने पैरामेट्रिक फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ r लिया था, तो अगर हम इस डिस्टेंस को r1 बोल दें और इस डिस्टेंस को r2 बोल दें तो पॉइंट r1 की हेल्प से पॉइंट p मिलेगा। पॉइंट p भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को सेटिस्फाई कर रहा है और r2 की हेल्प से q वाला पॉइंट मिल जाएगा और ये भी सेम कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने बजाय r1 और r2 को पुट करने के इन टर्म्स ऑफ r ही एक इक्वेशन बना ली और इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर। तो अगर हम ओपन नहीं भी करें और डायरेक्टली देखें तो कांस्टेंट की वैल्यू +9 -3 कितना हो गया, +1 7 हो गई और कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो देखो इस वाले मेथड में हमें कहीं कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो एक बार वापस से देखो कि हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज किया और हमने यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q का पॉइंट A से डिस्टेंस को लेट से R1 एंड R2 है डिस्टेंसेस, बट अभी हमने यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ R लिखा है। तो पॉइंट Q भी एक्चुअल में इसी फॉर्म का होगा। जब हम R की जगह R1 पुट करेंगे तो पॉइंट P मिल जाएगा, R के प्लेस पे R2 पुट करेंगे पॉइंट Q मिल जाएगा। P एंड Q बोथ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पुट किया तो इन टर्म्स ऑफ R ही पुट कर दिया तो R में एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स R1 R2 हैं और क्वेश्चन ने हमसे AP एंड AQ डिस्टेंसेस दैट इज R1 इंटू R2 पूछा है, इनका मल्टीप्लीकेशन पूछा है। तो R1 इंटू R2 इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है जो हमने इस तरह से फाइंड कर ली। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में जो मतलब दोनों साइड पे डिस्टेंस इक्वल है वो हर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हर सम फॉर दिस मेथड। नहीं नहीं, वो वाला केस क्या था, वो तो केस ये था कि एक पॉइंट है उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरा कोई पॉइंट चाहिए, तो तब हमने कहा था कि उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 पॉइंट की 2 पोजीशंस पॉसिबल हैं, वो एक अलग केस हो गया। इन दिस केस तो इस तरह से है कि इस लाइन से, इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो कर्व को जिन 2 पॉइंट पे मिल रही है, हमें नहीं, ये ए है ये बी है, हमें उन डिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। इन दिस केस अभी जैसे दिशिता ने बोला कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से आंसर क्यों आ रहा है, हम ये बोल रहे हैं देखो ये जैसे तुम लोगों को क्लियर है कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस 7 इक्वल टू 0।
ये तो ऑब्वियस ही बात है, बट इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स क्या होता है इसका, कि अगर ये गिवन है कि इफ अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस 7 इक्वल टू 0, then we can say that then equation x square plus 3x minus 7 equal to 0 has two roots alpha and beta। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब इसका यूज हमने कैसे किया है, हम ये बोल रहे थे प्रॉपरली बोला जाए तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स विल बी -3 प्लस r1 cos थीटा कॉमा q 0 प्लस r1 sin थीटा। Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3 प्लस r2/√2 एंड 0 प्लस r2/√2। ये अगर हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग लिखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट P एंड पॉइंट Q both these points are satisfying given curve, यानी कि ये भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे लाई करेगा। तो इसका मतलब कि r1/√2 इज इक्वल टू -3 प्लस r1/√2 होल स्क्वायर -3 प्लस r1/√2 प्लस 1, और ये सेम टाइप की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r2 बन जाएगी। तो हमने अभी यहाँ पे क्या बोला था कि अगर इन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स अल्फा एंड बीटा सेम टाइप की इक्वेशन है, तो हमने बोला कि एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 के ही टू रूट्स अल्फा एंड बीटा हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स r1 एंड r2 सेम टाइप की इक्वेशन है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन जो हम अभी इन टर्म्स ऑफ r लिख रहे हैं, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो r1 एंड r2 हो जाएंगे। और यही मैंने लास्ट वाले पेज पे किया था कि हमने इन टर्म्स ऑफ r इक्वेशन लिखी ये वाली, और इस इक्वेशन के रूट्स को हमने r1 और r2 बोल दिया। अभी कोई और डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ओके, मैं अब इसी टाइप का फिर एक और क्वेश्चन तो मैं लिखता हूं। सर प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? ओके सर। सर आप ये पेज कॉपी करने टाइम दे सकते हो? ठीक है, नोट कर लो। जब नोट किया, 1 मिनट। सर वो अभी भी डाउट है 7/2 कैसे आया? 7 इज कांस्टेंट टर्म, 7 समझ आ गया? ओके सर, यस सर, ठीक है ना? हाँ सर। ओके, हो गया सर लिख के। a line passing through point P √3, 0 and making an angle
60 डिग्री विद सर पॉजिटिव अगर एक्स। सेकंड क्वेश्चन जो सॉरी जो अपने मैं एक बार वो जो लास्ट क्वेश्चन आपने कराया है तो उसके अंदर अगर हम लोग जो हम सेकंड मेथड से करते कि अगर पी और क्यू को अगर हम लोग जैसे एक्स को ए बोलते तो मतलब जो कर्व है जो आपने दे रखा है तो मतलब उसके अंदर मेरे को एक्स को इक्वल टू ए करके दो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल पी बिल्कुल के ठीक है। और क्यू के भी दो आते सर ऐसे तो चार केसेस हो जाता ना उसको कैसे सॉल्व करेंगे नहीं नहीं नहीं, जब तुम जैसे लाइन की इक्वेशन मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाती है, जो भी था ये डेटा, तो हमने इस लाइन पे एक पॉइंट को a कॉमा एम ए प्लस सी ऐसे ले लिया, ठीक है। इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पे पुट किया, तो एम ए प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। ये a में क्वाड्रेटिक है, लेट से इसका आंसर a इज इक्वल टू ए वन, ए इज इक्वल टू ए टू आ गया। अब हम a के ये जो टू आंसर्स हैं इनको लाइन में यानी कि यहाँ पुट करेंगे, तो हमें a1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला y कोऑर्डिनेट मिलेगा और a2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला y कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो दो ही पॉइंट मिले। समझ आया? नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आया तुम्हारा डाउट ये तो था ना कि हमने जब इसको पुट किया और ए एक्स के टू आंसर्स आ गए, यहाँ तक तो तुम्हें समझ मतलब तुमने बोला था आई थिंक, तो यहाँ तक की बात समझ आ गई। अच्छा ओके ओके मैं समझ गया अच्छा एम एक्स प्लस सी से वाई मिलेगा ओके ठीक है सर समझ बिल्कुल। गया ओके ओके with x-axis in anti-clockwise direction अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगर पढ़ा तो देखो ये सिचुएशन भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। लास्ट वाले क्वेश्चन है तो ओनली पी ए इंटू पी बी यानी कि प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन पूछा था। इस क्वेश्चन ने पी ए प्लस पी बी, पी ए माइनस पी बी, पी ए इंटू पी बी, ये तीन ऑप्शन में गिवन है। तो सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सेम लास्ट वाला मेथड यूज कर लेंगे। वन और टू करेक्ट है सर, आई मीन ए और डी करेक्ट है सर, बी चेक करना है। अगर ए करेक्ट है तो बी रॉन्ग हो गया। समझ आ रहा है क्या? बट इन दिस केस यस आंसर्स जो हैं वो बी एंड सी हैं। अब और इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, एक बार देखना कि जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा
cos 60 डिग्री हो जाता है हाफ इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r हो जाएगा। तो इस लाइन पे लाई करने वाले कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट को, p तो क्वेश्चन यूज कर रखा है, हमने a लिखा, तो a बिकम्स √3 प्लस r/2 और सेकंड पॉइंट मतलब y कोऑर्डिनेट इज √3/2 इंटू r। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? तो इसको अभी y² इज इक्वल टू x+2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बिल्कुल, दिस लाइज इन y² इक्वल्स टू x+2, तो ये हो गया 3/4 r² इज इक्वल टू √3 प्लस r/2 प्लस 2। चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स 3r² माइनस 2r माइनस 4 टाइम्स 2 प्लस √3। क्या है? यस सर। यहाँ से r1 प्लस r2 की वैल्यू 2/3 आ रही है और r1 r2 की वैल्यू -4 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन 3 आ रही है। अभी तक का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें कोई भी डाउट किसी को? अब कोई बता सकता है कि आंसर, पहले सी और डी की बात कर लेते हैं, कि आंसर डी नहीं है सी है, ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब सबको समझ आ गया। अब सिंस डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और यहाँ पे जो r1 r2 थे ये क्या था? पैरामीटर, डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पे नोट किया कि सिंस r1 इंटू r2 नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि r1 और r2 जो दो पैरामीटर्स हैं, इनमें से एक पैरामीटर पॉजिटिव है, एक पैरामीटर नेगेटिव है, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ कि सिंस r1 इंटू r2 नेगेटिव है, तो हम लेट r1 इज पॉजिटिव एंड r2 इज नेगेटिव। हमने अगर ये अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब PA इज इक्वल टू r1 बन गया एंड PB डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस r2 बन गया, क्योंकि PA या PB डिस्टेंस तो मॉड में होगा। हम बोल रहे हैं कि r1 पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ r1 जो है वो r1 के इक्वल ही हो गया। हम बोल रहे हैं कि r2 नेगेटिव है तो मॉड ऑफ r2 माइनस r2 के इक्वल हो गया। तो PA जो है वो इक्वल टू r1 एंड PB इक्वल टू माइनस r2 हो गया। और हमने पहले लिखा था कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2/3, तो इसका मतलब क्या हो गया? PA माइनस PB इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा ऑप्शन लास्ट वाले पेज पे ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और ऑप्शन बी करेक्ट है, और सी और डी में तो हमने प्लस और माइनस की वजह से बोल ही दिया था कि सी करेक्ट है। तो अभी देखना यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर है अगेन, कि हम जो पैरामेट्रिक फॉर्म में आर यूज करते हैं वो डिस्टेंस नहीं है, पैरामीटर है। डिस्टेंस तो मॉड ऑफ आर की हेल्प से आएगी, एंड इन दिस केस सिंस r1 इंटू r2 नेगेटिव आ रहा है, तो r1 और r2 में से एक पैरामीटर नेगेटिव है, एक पैरामीटर पॉजिटिव है। तो अभी हमने r1 को पॉजिटिव r2 को नेगेटिव कंसिडर किया है। हम चाहें तो r1 को नेगेटिव एंड r2 को पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। उस केस में माइनस PA प्लस PB का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, लेकिन मॉड लगा लिया तो एक ही बात है। तो अभी सभी को पैरामेट्रिक फॉर्म का ये वाला एप्लीकेशन भी समझ आया? तो अब एक बार लास्ट वाले पेज पे जो था ये नोट कर लूं, जो भी तुम्हें नोट करना है। सर तो सी ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा, बस ए बी में चेक करना होगा। हाँ, मतलब हम अगर हमें जैसे यहाँ पे ऑप्शंस को रिजेक्ट करना होता ओनली, तो हम बिना पेन चलाए डी ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर ही सकते हैं। ये समझ आ रहा है सभी को? यस सर। नोट कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज कर दूं? तो मेनली पैरामेट्रिक फॉर्म इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज में आता है, जहां क्वेश्चन ने ऑप्शन में हमें r1 प्लस r, अगर मान लो इस क्वेश्चन ने हमें 1/r1 माइनस 1
1 अपॉन पी ए माइनस 1 अपॉन पी बी का वैल्यू पूछा होता तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब पी ए माइनस पी बी फाइंड कर लिया और पी ए इंटू पी बी फाइंड कर लिया, तो दोनों को डिवाइड करने से ही हमें 1 अपॉन पी ए माइनस 1 अपॉन पी बी मिल जाएगा। अच्छा, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंथी हो जाएगा, बट अगर बाई चांस इस क्वेश्चन ने पी ए प्लस पी बी फाइंड करने को बोला होता, अभी तो हमने ऑप्शन ए क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पी ए माइनस पी बी जो है वो 2/3 आ रहा है और पी ए इंटू पी बी नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि पी बी जीरो तो नहीं है, कंफर्म बात है, पी ए या पी बी कुछ भी जीरो नहीं है। तो अगर पी ए माइनस पी बी जो है ये 2/3 है, तो पी ए प्लस पी बी 2/3 नहीं हो सकता, तो हमने पी ए प्लस पी बी कितना होगा इसकी कैलकुलेशन नहीं करी। लेकिन मान लो ऑप्शन ए में लिखा होता कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 4 और 2 प्लस √3 अपॉन 5, ऐसे कोई भी एक नंबर, तो हमें ये चेक करना पड़ता कि वेदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और नॉट। तो ऑप्शन ए को चेक करने के लिए हमें पी ए प्लस पी बी की वैल्यू फाइंड करनी होती। बता सकते हो कैसे फाइंड करेंगे? सर मॉड को पीए ऐड पीबी में करेंगे से तो हो पीए जाएगा। को कुछ डाल देंगे सर और उसको उठा के वहां पर डाल देंगे पीए माइनस पीबी में। वो तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम जो अपने क्वाड्रेटिक में डिस्कस कर रखा है, क्योंकि हमें अब इंफॉर्मेशन में पी ए माइनस पीबी का वैल्यू पता है और पी ए इंटू पीबी का वैल्यू पता है, तो ओके हम सर, तो इसका स्क्वायर करके प्लस 4 पीए पीबी। बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन करके पी ए प्लस पीबी की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे पॉइंट्स इसलिए बिकॉज तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो कैलकुलेशन में जब भी इस तरह की चीजें हैं तो हमें जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, पहले पढ़ रखा है, उन पॉइंट्स को भी अप्लाई करना है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम लाइन, अभी मैं लिखता हूं, कुछ लाइन आएगी यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा एक लाइन तो गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक लाइन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, और एक पॉइंट है 2,3, और 2,3 तुमने चेक कर लिया होगा कि ये वाला पॉइंट अभी गिवन लाइन पे ही लाई कर रहा है। अब इसमें इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? अगर देखो क्वेश्चन ये बोले कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी x1 y1 फ्रॉम लाइन टू x माइनस वाई इक्वल टू, मतलब कि क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, यहाँ पे खत्म हो जाता, तो इसका मीनिंग होता कि हमें पॉइंट पी की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक ही बात है इन दिस केस, वो फाइंड करनी है। ठीक है, बट क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं, हमें ये वाले डिस्टेंस नहीं चाहिए। क्वेश्चन ने फिर स्टेटमेंट में बोला है कि मेजर्ड पैरेलल टू लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग है। तो इसका मतलब होगा कि हमें अब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, पी क्यू डिस्टेंस। और पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब पैरामेट्रिक फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, या फिर सिंस इस क्वेश्चन में डेटा मैंने सिंपल लिखा है तो पॉइंट क्यू इजीली फाइंड भी कर सकते हो। बट
सर तो फिर जो गिवन पॉइंट है वो एक लाइन पे तो लाइन लाई होना ही चाहिए ऐसे नहीं ये मतलब वो अभी अभी मैंने जो डेटा दिया है ना उसमें लाई कर रहा है। मान लो कोई डेटा मेरा 2,3 की जगह मैं 7,8 ले लेता हूँ पॉइंट को, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? तो सिचुएशन ये बनेगी कि अब एक लाइन तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, दूसरी लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, और पॉइंट यहाँ पे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है जो इस लाइन के पैरेलल मेजर करनी है। तो इसका मतलब कि हम इस तरह से चले जाएंगे और हमारा आंसर अब ये पी क्यू डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट पी जरूरी नहीं है कि इस लाइन पे लाई कर रहा हो। सर तो फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का स्लोप लेंगे और 7.8 का वो पॉइंट ले लेंगे। हाँ पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट इंटरसेप्ट से जब वो हो जाता है स्लोप सही है, इंटरसेप्ट। ठीक है। तो अगर अभी जैसे जो ओरिजिनल अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं भी इसको बिना पैरामेट्रिक फॉर्म के सॉल्व करूंगा। बट अभी तुम लोग एक बार सोचो कि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके सॉल्व करना होता तो मेथड क्लियर है क्या, क्या करना होगा उस केस में? तो पैरामेट्रिक फॉर्म का हम यूज कैसे करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको फिक्स पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन ने, इस डिस्टेंस को अभी हमने r ले लिया, तो q वाला पॉइंट, चलो लिख ही देता हूं, q वाला पॉइंट बिकम्स, इस लाइन का इंक्लिनेशन बताना, -1 इंक्लिनेशन इज -45 डिग्री, स्लोप इज -1, तो पॉइंट q इज 2 माइनस r बाई 2 प्लस r बाई रूट 2, 2 माइनस 3 माइनस r बाई रूट 2। समझ आ गया क्या? बिकॉज थीटा -45 डिग्री है, तो cos थीटा विल बी +1 बाई रूट 2 and sin theta will be -1 by root 2. Q lies on 2x minus y equal to 10. सर थीटा कैसे फाइंड आउट किया? स्लोप कितना है? अच्छा ओके। तो you got 2 into 2 3 माइनस r बाय रूट 2 कैसे? because theta is -45 degree, तो sin theta is -1 by root 2. Got it? सर तो 2 ये होगा पैरामेट्रिक फॉर्म, और यहाँ पे थीटा इज -45 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू तो +1 बाय रूट 2 हो गई एंड sin थीटा की वैल्यू -1 बाय रूट 2 हो गई। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया 2 into 2 4 minus 3 1 यानी कि 9, और इधर 2 upon plus 3 r by root 2 is equal to 9, तो r का वैल्यू 3 रूट 2 आ गया। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके कैलकुलेशन है। अभी देखना इस पूरे सॉल्यूशन में सारी चीजें क्लियर है क्या, और फिर अभी तुम लोग इसको नेक्स्ट इसके बाद विदाउट यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म भी सॉल्व कर लो, वो भी इन दिस केस लेंथी नहीं होता है। सर हम डायरेक्टली लाइंस को इक्वेट करके वो 0.5, 0 मिल जाएगा एंड देन उसका हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो बिना पैरामेट्रिक फॉर्म वाला मेथड है, सही मेथड है कि हम इन दिस केस पॉइंट क्यू फाइंड कर लेंगे, और ये इस डेटा में ये लेंथी नहीं होता है बिकॉज पॉइंट क्यू इजीली आ जाता है। तो नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, एक बार देखना इस पेज पे जो लिखा है, कुछ पूछना है, कोई डाउट किसी को? ओके नो सर। नेक्स्ट पेज पे हमने बोला मेथड 2 कि एक लाइन तो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इन दोनों को सॉल्व किया तो गेट x इज इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स 5,0 आ गए। पॉइंट p क्वेश्चन ने 2,3 बता रखा था और हमसे pq डिस्टेंस पूछी है विच इज 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये मेथड 2 भी यहाँ पे बहुत सिंपल है। तो मेथड 1 जिसमें हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज किया है, मेथड 2 जिसमें हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज नहीं किया है। ठीक है, और मेजर्ड पैरेलल टू पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग इस तरह से लेना है जो अपन ने इस क्वेश्चन में लिया है।
तो ये हमारा लाइन की जो वेरियस फॉर्म्स में इक्वेशन है उसके बेस पे डिफरेंट जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो भी कंप्लीट है. नाउ नेक्स्ट इज लोकस. तो हमने जब ये लाइन का इक्वेशन वाला पॉइंट डिस्कस किया था उससे पहले लोकस की थोड़ी सी बात भी की थी. तो हम अब वापस एक बार वो पॉइंट लिख लेते हैं कि लोकस बाय डेफिनेशन क्या है कि इक्वेशन ऑफ पाथ made by a variable point under given conditions. मेथड का मतलब मेथड टू फाइंड लोकस. फर्स्ट स्टेप, take that variable point as p h comma k. Step 2, apply given conditions and simplify. Step 3, replace h with x and k with y. ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं इसका एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं सिंपल सा कि फाइंड locus of a variable point which moves in xy plane such that सर वो एच एक्स है कि एन है? xx. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया और इसका जो लोकस बनेगा, पाथ बनेगा, वो किस शेप का बनेगा? सर्कल. ठीक है. तो ये मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिखा है, बिल्कुल सिंपल. एक बार समझ लो कि हम सबसे पहला स्टेप कि लेट दैट पॉइंट बी, लेट द वेरिएबल पॉइंट बी एच कॉमा के. फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप, अप्लाई गिवन कंडीशन. क्वेश्चन है मैथमेटिकली ओपी डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 अप्लाई करने को बोला है. तो ओपी डिस्टेंस इज रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो ओरिजिन है, और दिस इज इक्वल टू 5. सिंप्लीफाई में यहाँ पे बस स्क्वायरिंग कर लेते हैं. स्क्वायरिंग किया तो ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25. एंड लास्ट में जाके हमने बोला एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर दो. तो ये लोकस फाइंड करने का मेथड है और ऑलवेज यही मेथड रहेगा, कोई इसमें बहुत चेंजेस होते नहीं है. अब इसमें बस एक डाउट ये आ सकता है कि जब हमें सबसे लास्ट में h को x से और k को y से रिप्लेस ही करना है तो हम स्टार्टिंग में ही बजाय h, k लेने के x, y क्यों नहीं ले लेते? इसके अलावा तो देखना सारे स्टेप्स क्लियर हैं सभी को. x, y क्यों नहीं ले रहे हैं इसका भी एक रीजन है, वो भी आगे आ जाएगा. बट हमें लोकस वाले केस में ऑलवेज वेरिएबल पॉइंट को h, k लेना है. जो भी कंडीशन क्वेश्चन है बोलिए, अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप में जाके h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y रिप्लेस करना है. और जो सिंप्लीफाई करने से मतलब है वो मतलब ये है कि हमें h और k में कोई एक रिलेशन फाइंड कर लेना है और उस रिलेशन में फिर हमें सबसे लास्ट में h की जगह x और k की जगह y रखना है, बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड वेरिएबल तो x y ही होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ. लास्ट पेज पे कुछ पूछना है किसी को या कुछ नोट करना है तो बताओ. हाँ सर, एक मिनट नोट करना है. लोकस वाले क्वेश्चंस में जनरली टफ तो नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन वही वाली बात अगेन
अगर क्वेश्चन टफ नहीं बनता तो कैलकुलेशन वाइज लेंथी बना देते हैं क्वेश्चन को। तुम अपने शीट में भी देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशन काफी लेंथी करनी पड़ जाती है। कंसेप्ट सिंपल है। हो गया सर। उसमें मैंने पॉइंट नंबर 1 करके लिखा था। अब उसी का मतलब नेक्स्ट पार्ट कि फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट its distance from point S A comma 0 is always equal to its distance from line x plus a equal to 0। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैंने शायद कल भी डिस्कस नहीं किया, अभी भी नहीं किया। एक बार देखना, ऑलरेडी तुम्हें पता है कि हम जो एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये भी लाइंस ही है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? y equal to 0। Y is y equal to equal to 0. 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x equal to 0। ठीक है, तो सारी की सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइंस y इज इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में होंगी। और जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी, जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं x इज इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में होंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने x प्लस ए इक्वल टू 0 बोला है, इसका मतलब कि ये एक वर्टिकल लाइन है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैथमेटिकल कंडीशन के लिए अपने डायग्राम बना के एक बार समझ लिया कि पॉइंट एस ए कॉमा 0 एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला वो एक पॉइंट है। लाइन एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, अगर हमने ए को ऑलरेडी पॉजिटिव मान रखा है तो लाइन इस तरह से बन जाएगी। और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज माइनस ए कॉमा 0। पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है और पॉइंट पी पे कंडीशन है कि ये दोनों डिस्टेंसेस पी एस एंड पी एम इक्वल हैं। तो पी एस डिस्टेंस तो लिख ही लिया होगा तुमने डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। पी एम डिस्टेंस बताओ कितना है? h प्लस ए हो जाएगा। h प्लस ए हो जाएगा और डिस्टेंस बोल रहे हैं तो प्रॉपरली मॉड ऑफ h प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एम डिस्टेंस कैसे आ गया कि ये तो y एक्सिस है, यहाँ पे हमने पॉइंट पी एच कमा के लिए रखा है और यहाँ पे ये लाइन है x इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, a हो गया एंड दिस डिस्टेंस इज h। तो ओवरऑल डिस्टेंस इज h प्लस ए। अभी जो डायग्राम बना रखा है उसमें पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो h पॉजिटिव ही है, बट जनरल बात कर रहे हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए अपन ने मॉड लगा लिया। तो ये अब मैथमेटिकल कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी। सिंप्लीफाई करने के लिए बस यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं।
फिर लास्ट स्टेप में h की जगह पे x और k के प्लेस पे y रिप्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लोकस का क्वेश्चन भी कर लिया और पैराबोला की इक्वेशन का डेरिवेशन भी कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सर्कल की इक्वेशन डिराइव की थी, सेकंड क्वेश्चन में पैराबोला की इक्वेशन डिराइव की है, हम जो अभी कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। बट लोकस के लिए पॉइंट पी को एज्यूम किया, गिवन कंडीशन अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया और x और y h और k के प्लेस पे x और y को रिप्लेस कर दिया। Locus of a point which moves in xy plane such that कैलकुलेशन वाइज इलिप्स की इक्वेशन लेंथी हो जाती है, बट अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट्स ये अगेन लोकस का इक्वेशन है, बट ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो इलिप्स की इक्वेशन आएगी। और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि मैंने भी कहा था कि कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। तो इसमें लेंदी क्यों है कैलकुलेशन कि क्वेश्चन ने PS1 वही P वाले पॉइंट को h के लिए लिया और PS1 प्लस PS2 क्वेश्चन ने 2a बोला है। PS1 डिस्टेंस h माइनस AE होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का स्क्वायर रूट PS2 डिस्टेंस h प्लस AE होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब बताओ आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली हमें स्क्वायरिंग तो करनी है क्योंकि रूट हटाना है सिंप्लीफाई करने के लिए, बट अगर हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें इन दोनों जो लेंदी एक्सप्रेशंस हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम रूट 2ab में तो फिर वापस रूट आ ही जाएगा। हाँ, वापस से रूट आ जाएगा, फिर वापस से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। बट स्टिल अगर हम डायरेक्टली ही स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला जो टर्म है 2ab वाला टर्म, वहां पे इन दोनों लेंदी एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस मल्टीप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे कोई से भी एक रूट को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। हम यहाँ पे कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। तो राइट साइड में ट्रांसफर कर लिया और अब स्क्वायरिंग कर दी। तो अभी तक देखना, यहाँ तक तो सारा देख लो, नोट कर लो और इसके बाद का कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ किस फॉर्म में आता है, एक बार ये देख लो सारा। फाइनल आंसर आता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फाइनल आंसर कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है। करो कैलकुलेशन, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सर पहले वाला पेज दिखा सकते हो? लास्ट पेज का ये जो लास्ट स्टेप है मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ।
ये हमने लिखा था h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस रूट ओवर h प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग की थी तो लेफ्ट साइड का तो रूट हट गया, राइट साइड का इस तरह से बन जाएगा। तो अभी एक बार देखो लास्ट पेज पे कुछ नोट करना है किसी को। ये इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन है। ये 8 लाइंस लिखी हुई हैं, तो किसी भी लाइन में कोई डाउट है किसी को तो बताओ। सर आपने वो कंडीशन कैसे लिखा, वेयर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर? ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे ये आ रहा है, तो हमने इस नंबर को बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो बी स्क्वायर की जगह ये लिखा हुआ है। ओह अच्छा ठीक है सर, थैंक्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन में, उसकी इक्वेशन है। और बिल्कुल सेम टाइप से हाइपरबोला की इक्वेशन का डेरिवेशन भी है। हमने जब एलिप्स के लिए भी लास्ट पेज पे लिखा था तो हमने क्या कंडीशन लिया था कि PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a। ये तो एलिप्स की कंडीशन है। हाइपरबोला की कंडीशन है PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2a, और फिर सेम कैलकुलेशन है। तो एलिप्स की इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाती है। हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाती है। ठीक है,
अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले कहा था कि पॉइंट टी को हम एच कोमा के, अभी हमने दोनों तीनों जो क्वेश्चन किए हैं उनमें अगर हम पॉइंट टी को डायरेक्टली एक्स वाई ले लेते ना तो भी सेम आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमने पॉइंट पी को फिर एच कोमा के लिया क्यों है? बिकॉज सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फाइंड लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, नहीं इन दिस केस स्टेटमेंट डिफरेंट लेते हैं, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ portion of line intercepted between coordinate axis if this line passes through point 3,7. Find locus of midpoint of portion of line intercepted between the coordinate axis if this line passes through point 3,7. हमने कहा कि लोकस ऑलवेज एक वेरिएबल पॉइंट का आता है। तो एक बार ये देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जिस पॉइंट का लोकस क्वेश्चन ने फाइंड करने को बोला है ये वेरिएबल पॉइंट है। ये समझ आया क्या? वेरिएबल पॉइंट कैसे है कि ये जैसे एक्स वाई प्लेन है, लाइन जो है वो 3,7 से पास कर रही है। तो मान लो 3,7 वाला पॉइंट, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो इस तरह से हो गया। तो इस पॉइंट से पास करने वाली कोई लाइन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो इस पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पास कर सकती हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन के जो मिड पॉइंट्स हैं वो मिड पॉइंट्स फर्स्ट मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पोर्शन का मिड पॉइंट इस लाइन का यहाँ पे आ सकता है, इस लाइन का यहाँ पे, इस लाइन का यहाँ पे, तो ये अलग अलग जगह पे आएंगे। तो ये मिड पॉइंट की पोजीशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो हमें ये जो पोजीशंस को ज्वाइन करने के बाद जो भी चीज बनेगी, कर्व बनेगा, लाइन बनेगी, हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पॉइंट पी जिसका लोकस चाहिए वो एक वेरिएबल पॉइंट है इन दिस केस, और उस पॉइंट को क्वेश्चन ने इस लाइन सेगमेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मिड पॉइंट बोला हुआ है। तो हम ऐसे डायग्राम बना लेंगे कि जिस लाइन की क्वेश्चन बात कर रहा है वो मान लो ये लाइन है, हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। इस पॉइंट को एच कॉमा के बोल दिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लाइन एक फिक्स पॉइंट 3,7 से पास कर रही है। ए की जगह इस पॉइंट को हम क्यू बोल देते हैं। तो फिक्स पॉइंट क्यू 3,7 से पास कर रही है, और हमें ए बी के मिड पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है। अब बताओ मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना है? हाँ, हर्षित ने करेक्ट आंसर दिया है। तो और लोग बताओ कि सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। तो हमने कहा अगर P के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं तो पॉइंट A जो है वो 2h, 0 एंड पॉइंट B 0, 2 के बन जाएगा। अगर हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज x/2h प्लस y/2k इक्वल्स टू 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस लाइन passes through point 3,7 से पास कराया,
तो 3/2h plus 7/2k equals to 1. Therefore, locus is 3/2x plus 7/2y equals to 1. या अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो ये बिकम 3y plus 7x is equal to 2xy. एक ही बात है. तो ये तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है. और इस सॉल्यूशन में देखो ये भी क्लियर हो गया कि हमने अब पॉइंट को h, k क्यों लिया था, डायरेक्टली x, y क्यों नहीं लिया था. क्योंकि लाइन की जो इक्वेशन है उसका वेरिएबल तो हमने एक्स वाई यूज किया है और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमने एच के यूज किया है. अगर हमने पॉइंट पी को भी एक्स वाई यूज कर लिया होता तो फिर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम ही हो जाते, फिर तो कैंसिल ही कर देते अपन. तो फिर तो अपने पास हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 टाइप्स कुछ आ जाता, कोई लोकस ही नहीं आता. तो लाइन का वेरिएबल एक्स वाई अलग है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच के अलग हैं, इसलिए हमने पॉइंट को h और k की टर्म्स में लिया है और लाइन के वेरिएबल्स को x और y के टर्म्स में लिया है. ठीक है. तो देखो इस कंप्लीट सॉल्यूशन में कोई डाउट किसी को. और ये हमने कल, हाँ बोलो. आप एक बार आप इस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरे को एक्चुअली समझा ही नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक कोई फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं. इस तरह से इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास कर रही हैं. ये सारी की सारी लाइंस एक्स और वाई एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पोर्शन का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. जैसे फर्स्ट लाइन ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं होगा, इसका लोकस फाइंड करना है. सेकंड वाले का मान लो मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, थर्ड वाले का मान लो मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो हमें इनका लोकस फाइंड करना है. तो सिंस लाइन वेरिएबल लाइन है, ये लाइंस जो है ये वेरिएबल लाइंस हैं, तो फिर जैसे जैसे ये लाइंस वेरी करेंगी उसके अकॉर्डिंग पॉइंट पी वेरी करेगा. तो पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट हो गया, उसका अपन ने लोकस फाइंड कर लिया. ठीक है, समझ गया. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस पे हाँ हाँ कट कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल. अभी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लाइन ऐसे बन जाए, तो फिर हमें इस वाले पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. पॉइंट मतलब लाइन को 3,7 से पास कराना है. 3,7 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन ऐसे बन जाए, तो हमें इस वाले पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. सर तो सारे वो केस सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे. सारे केस कवर हो गए. हाँ, क्योंकि अगर हमने डायग्राम में सेकंड क्वाड्रेंट वाला केस लिया होता तो भी हम इस पॉइंट पी को h, k बोलते. अगर p को h, k बोल दिया तो फिर पॉइंट a और पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स सेम ही आएंगे, तो आगे की पूरी कैलकुलेशन सेम. और ये जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये तो समझ आ रहा है सभी को. ये हम बाद में पढ़ेंगे. ये हाइपरबोला की इक्वेशन है. जो लोकस आता है वो एक हाइपरबोला आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर पता कैसे चलता है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है? हम पढ़ लेंगे, ये सारा अपने सिलेबस में आ जाएगा. फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are. फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC. और क्वेश्चन है सेंट्रॉइड के जो तीनों वर्टिसेस हैं वो बता रखे हैं, बट वर्टिसेस में एक थीटा भी इंक्लूड किया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा पैरामीटर है. तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पैरामीटर इंक्लूड कर रखा है, इन क्वेश्चंस के लोकस फाइंड करने का मेथड क्या होता है. तो नेक्स्ट पेज कर दूं या तो फाइनल आंसर में पैरामीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैरामीटर नहीं होना चाहिए. फाइनल आंसर में अपन को पैरामीटर एलिमिनेट करना होता है ऑलवेज.
जैसे हमने कहा कि लोकस चाहिए तो एच और के में रिलेशन चाहिए, तो ओनली एच और के ही आना चाहिए। पैरामीटर या कोई भी ऐसा टर्म जो हमने एज्यूम कर रखा है वो नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं नेक्स्ट पेज पे वही बता रहा हूँ, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड हम अभी इसको इसके बाद पढ़ेंगे। बट अगर कोई ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं का सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है। ये अभी इस क्वेश्चन में यूज कर लो, ये हम अपन आगे नोट कर लेंगे। Centroid of a triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is x1 plus x2 plus x3 upon 3 comma y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो लास्ट वाले प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? प्रीवियस पेज में लास्ट वाला क्वेश्चन ही लिखना है या कुछ और लिखना है? क्वेश्चन नहीं लिखना, दूसरा पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लिखना। अभी सभी लोगों को सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट समझ आ गया, तो ट्राई करो लोकस फाइंड करना। सर यहाँ पे अगर हम cos थीटा और sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग लिखेंगे और दोनों को स्क्वायर करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है कि cos और sin आ रहा है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करने से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। इसी कंडीशन का यूज करना है अपन को। ये नोट कर लिया? यस सर। 2 3 3 2 एंड 3 4। तो ये पॉइंट दे रखे हैं, तो हमने कहा कि सिंस सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है, लेट सेंट्रोइड बी पी एच कॉमा के। तो सेंट्रोइड जिसको हमने एच कॉमा के एज्यूम कर रखा है उसके इस वाले फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट 2 प्लस, एक मिनट मैंने पॉइंट सही लिखा है क्या? नहीं, सी में 3 cos थीटा कॉमा 4 गिवन था। 3 cos थीटा कॉमा 4, तो सेंट्रोइड इज 2 प्लस 3 cos थीटा बाय 3 कॉमा 3 प्लस 2 sin थीटा प्लस 4 बाय 3। दोनों साइड कंपेयर किया तो 3h इज इक्वल टू 5 प्लस 3 cos थीटा एंड 3k इज इक्वल टू 7 प्लस 2 sin थीटा आ गया। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहां से cos थीटा की वैल्यू विच इज 3h माइनस 5 अपॉन 3 एंड यहां से sin थीटा की वैल्यू विच इज 3k माइनस 7 अपॉन 2 फाइंड कर ली, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का यूज कर लिया। तो ये सर्कल बनेगा? नहीं, सर्कल नहीं है, अभी अपन बाद में बात करेंगे, बट सर्कल नहीं है। तो ये थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें हमने लोकस फाइंड करना है और पैरामीटर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल थे जिसमें डायरेक्टली हमने गिवन कंडीशन को अप्लाई किया। सेकंड जो अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया कि इन दैट केस हमें लाइन की इक्वेशन से x और y का भी यूज करना था और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स h और k का भी यूज करना था, और ये जिसमें पैरामीटर क्वेश्चन ने इंक्लूड कर रखा है। एनी डाउट ऑन दिस पेज? सर लिखने का टाइम दे सकते हो? नोट करो। सर लोकस में के की जगह y आएगा। k के प्लेस पे y आएगा।
अब इसमें मतलब मैं बस ओरली क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट P का लोकस चाहिए एंड दिस पॉइंट इज कोलिनियर विद पॉइंट 2,3 एंड 5,6। पॉइंट P इज कोलिनियर विद पॉइंट A एंड B। आ जाएगा लोकस? स्लोप सर। स्लोप से स्लोप ऑफ PA इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB कर लेंगे तो HK में रिलेशन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट पॉइंट, अच्छा हमने अभी एंगल की बात नहीं करी है। ओके चलो एंगल की बात नहीं करी, लेकिन हम इक्वेशन की जगह जो तुम्हें बताना है क्वेश्चन है कि फाइंड शेप ऑफ लोकस। ये लिखना नहीं है, ओरली बता देना। फाइंड शेप ऑफ लोकस, और शेप का मतलब कि वो अभी अपन ने सिंस अभी ओनली ऑप्शंस में लाइन है और बी ऑप्शन सर्कल है, दो ही ऑप्शन है कि लाइन आएगा आंसर या सर्कल आएगा। फाइंड शेप ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P which moves in xy plane such that PA is perpendicular to PB where A and B are fixed points. क्वेश्चन समझ आ गया? Find shape of locus of point P in सर सर लाइन सर। लाइन है। लाइन कैसे बोला? सर स्लोप का प्रोडक्ट -1। नहीं वो अपने पढ़ा नहीं है, मैथमेटिकली वो वाली बात सही है बिल्कुल, बट आंसर में शेप को लाइन कैसे बोला कि A और B तो फिक्स पॉइंट है और हमें एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस फाइंड करना है सच दैट PA इज परपेंडिकुलर टू PB। तो लोकस जो है वो एक सर्कल बनेगा। सर्कल होगा सर, क्या क्योंकि वो सेमी सर्कल में डायमीटर हाँ, बना, सर्कल में कौन सा? tends to- इसका डायमीटर AB होगा। तो अगर पॉइंट P यहाँ पे कहीं भी मूव कर जाएगा तो ऑलवेज PA परपेंडिकुलर टू PB होगा, तो लोकस जो है वो ये सर्कल आ जाएगा। मैंने इक्वेशन फाइंड करने को इसलिए नहीं बोला बिकॉज यहाँ पे हम m1 m2 इक्वल्स टू -1 यूज करेंगे। स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इक्वल्स टू -1, लेकिन अपन ने ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस किया नहीं है, तो जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में ये इक्वेशन का लोकस मैथमेटिकल टर्म्स में भी आ जाएगा। ठीक है, तो लोकस में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अभी अपन लोकस में और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट एक बार थ्योरी वाइज स्ट्रेट लाइन में कुछ और पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। तो लोकस अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं शिफ्टिंग ऑफ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी मैं एक बार पहले समझा देता हूँ फिर नोट कर लेंगे कि जैसे ये स्टैंडर्ड XY प्लेन है और ये 0,0 है और लेट्स से दिस पॉइंट इज 5,6। अगर हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया 2,3 पे, इसका मतलब होता है कि हमने x और y एक्सिस को पैरेलली मूव किया है और अभी न्यू x एक्सिस एंड न्यू y एक्सिस इस तरह से आ गए और इसको अब हमने x डैश बोल दिया, इसको y डैश बोल दिया। अब ये ओरिजिन यहाँ पे आ गया o डैश, जो ओरिजिनल प्लेन में ये वाला पॉइंट जो था वो 2,4 था फॉर एग्जांपल। तो अब तुम लोग बताओ कि ये जो ओरिजिनल प्लेन में पॉइंट P था, इसके न्यू प्लेन में कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,2। 3,2। सबको समझ आता है? यस सर। तो अगर अभी तो हमने कांस्टेंट की टर्म्स में बात की है, अगर ओरिजिनल प्लेन में पॉइंट x, y था और हमने ओरिजिन को पॉइंट A, B से शिफ्ट किया तो P डैश वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? x plus a comma x y plus minus b. a and y x minus b, माइनस A, y y माइनस B। minus b. तो x डैश y डैश, x डैश डैश जो है वो न्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो x डैश विल बी इक्वल टू x माइनस a एंड y डैश विल बी इक्वल टू y माइनस b। तो यही है कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये अपन अब नोट कर लेते हैं।
सर वो चीज मतलब हर चीज के जनरलाइज हो गया कि मतलब अगर मैं नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ हाँ, अगर मूव कर बिल्कुल बिल्कुल, हमने सिंस ये बोला कि ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट ए कॉमा बी, तो ए और बी का साइन तो हमने मेंशन किया नहीं, ए और बी अकॉर्डिंगली नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होंगे, तो वो x माइनस ए हमने बोला x डैश को, और a मान लेते हैं अब हमने -3,4 पे शिफ्ट किया होता, तो नाउ x डैश विल बी इक्वल टू x प्लस 2 एंड y डैश विल बी इक्वल टू y माइनस 4। समझ आ गया? हाँ सर। ए और बी अब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो अपन ने बोला कि ओरिजिनल प्लेन में तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और नाउ दिस प्लेन या ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट ए कॉमा बी, और अभी मैंने बोला ही था कि शिफ्टिंग का मीनिंग कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलली मूव किया है, रोटेट नहीं किया है, ठीक है? तो इन न्यू सिचुएशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जिनको हमने x डैश कॉमा y डैश बोला है यहाँ पे, तो x डैश एंड y डैश को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इस पे क्वेश्चन अपन क्या if origin is shifted to point -2,3, then find first point answer. करेक्ट है। -5, -5 नहीं, +5, +5 न्यू प्लेन न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश हैं, एंड x डैश इज इक्वल टू x, मतलब जिसमें हमने डैश लगाया है ना, डैश वो न्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस a, y डैश इज इक्वल टू y माइनस b। समझ आ गया अभी? तो न्यू पॉइंट इज 5,5। तो पॉइंट में तो ये ऑलवेज इतना ही सिंपल रहेगा। लाइन की इक्वेशन बताओ क्या बनी न्यू प्लेन में? सर स्लोप सेम रहेगा, हम पहले लिए लिख सकते हैं। और हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार देखना नेक्स्ट पेज में मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ओरिजिनल लाइन तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 है। हमें y माइनस 3 रख देंगे सर x और y की जगह। x के प्लेस पे क्या बोला? x के प्लेस में x प्लस 2 और y के प्लेस में y माइनस 3। नहीं, हमें न्यू प्लेन में इक्वेशन चाहिए और न्यू सिस्टम जो है वो x डैश y डैश वाला सिस्टम है। तो इसका मतलब सब लोग अभी और समझ लो इस चीज को, बहुत सिंपल सा बात है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये तो एक्स वाई प्लेन में है। क्वेश्चन ने हमसे x डैश y डैश वाले प्लेन में इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन वेरिएबल एक्स वाई है, तो x डैश y डैश के वेरिएबल x डैश, स्मॉल x डैश और स्मॉल y डैश होंगे। तो हमने जो अभी लास्ट पेज पे लिखा था कि ये वाला जो हमने अभी जस्ट नोट किया है कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस a, तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस a है, तो x इज इक्वल टू x डैश प्लस a है। a वाला पॉइंट क्या था? -2,3। तो इन दिस केस हम ये बोल रहे हैं कि x डैश इज इक्वल टू x प्लस 2, therefore x is equal to x dash minus 2 and y is equal to y plus 3. Therefore new equation is 3x dash minus 2 plus 4y dash plus 3 equal to 8। सिंप्लीफाई किया तो 3x dash plus 4y dash -6 और +12 यानी कि +6। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। तो हमने क्या किया कि एक्स वाई प्लेन से एक्स डैश वाई डैश प्लेन में जाना है। तो एक्स डैश वाई डैश प्लेन में जाने का मतलब कि हमारा फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश आना चाहिए। अब हमें x की जगह x डैश लाना है, तो हमने x इक्वल टू x डैश माइनस 2 एंड y इक्वल टू y डैश प्लस 3 यूज किया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमने x के प्लेस पे x डैश प्लस a और y के प्लेस पे y डैश प्लस b यूज किया है। ठीक है, और ये इक्वेशन आ गई। लेकिन अब लास्ट में एक पॉइंट और है कि सिंस हम ऑलवेज हमारे वेरिएबल्स को, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स होते हैं वो x और y ही बोलते हैं, तो सबसे लास्ट स्टेप में जाके हमारा फाइनल आंसर यही बन जाएगा। हम x डैश को x से और y डैश को y से रिप्लेस करेंगे। अभी देखना ये सॉल्यूशन कंप्लीट समझ आ गया क्या? इनफैक्ट ऐसा करते हैं, तुम लोग अब बताओ कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, वो लाइन का स्लोप ढूंढेंगे और फिर एक पॉइंट वो लाइन में। हाँ वो बिल्कुल और ठीक है, फिर बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे लाइन ही है, क्वेश्चन ने किसी कर्व को चेंज करने को बोल दिया तो फिर तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अभी इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे है कि एक्स वाई जो प्लेन है उसके ओरिजिन को हमने 5,6 पे शिफ्ट किया। तो ऐसा करने से जो एक्स वाई प्लेन का कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसके न्यू सिस्टम में इक्वेशन क्या होगी ऐसे बताना है। तो सिंप्लीफाई मत करो, बस ये बता दो कि x की जगह पे फाइनल आंसर में x माइनस 5 आएगा या फिर x प्लस 5 आएगा। x प्लस 5। x प्लस 5। x प्लस 5।
और अब जो वो था कि हम स्लोप का यूज यहाँ पे तो कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमें फिर इसी मेथड का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, और ये हमें चीज रटनी नहीं है, बहुत इजीली समझ आ जाएगी, थोड़ा सा अपन ध्यान दे तो, कि हम ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल प्लेन तो है एक्स वाई प्लेन, इसमें कोई पॉइंट है इन टर्म, कोई पॉइंट या कोई कर्व इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है। न्यू सिस्टम है एक्स डैश वाई डैश सिस्टम, इसमें पॉइंट एक्स डैश वाई डैश की टर्म्स में है। सिंस हमने 5,6 पे शिफ्ट किया है, तो ये हमें इजीली डायग्राम बना के या कैसे भी समझ आ जाएगा कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस 6। बट हमें x और y को हटा के x डैश y डैश लाना है, तो x इज इक्वल टू x डैश प्लस 5, y इज इक्वल टू y डैश प्लस 6। देयरफॉर न्यू इक्वेशन becomes x dash plus 5 whole square minus 2x dash plus 5 y dash plus 6 plus 3x dash plus 5 plus y dash plus 6 minus 7 equal to 0। और लास्ट में x dash की जगह पे x लिख देंगे, y dash की जगह पे y लिख देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी अपन कर्व इस तरह से है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी पे बेस्ड, एक बार देखो यहाँ तक की बातें क्लियर है। यस सर। ये नोट कर लो क्विकली, और नोट कर लिया हो तो बता दो। सर एक सेकंड लास्ट पेज शो कर सकते हैं? लास्ट पेज सर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस पार्ट से बनते हैं, मतलब किस टॉपिक से आते हैं? अगर हम ओनली इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर का यूज सर्कल और पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में आता है, तो प्योर स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते नहीं है। नेक्स्ट पेज। यस सर। अभी किसी को अभी तक जो हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के दोनों तीनों क्वेश्चंस किए हैं उनमें कोई डाउट? अभी नेक्स्ट पेज कर दूं, हो गया? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें बताना है आप सॉल्व करके। क्वेश्चन इज कि इफ origin is shifted so that curve x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 equal to 0 has no first degree term in new coordinate system. Find the constant term in RHS. क्वेश्चन अब ये नहीं बताया कि कौन से पॉइंट पे शिफ्ट किया है, और ये पूछा भी नहीं है कि कौन से पॉइंट पे शिफ्ट किया है। क्वेश्चन ने बोला है कि शिफ्ट किया और इस तरह से किया कि डिग्री 1 का टर्म गायब हो गया, तो फिर कांस्टेंट क्या बचेगा? तो हमने एज्यूम कर लिया कि ओरिजिन को ए कॉमा बी पे शिफ्ट किया है। अच्छा, अब आगे का स्टेप तुम्हें समझ आ रहा है क्या करना है?
न्यू इक्वेशन के लिए x को x डैश प्लस a एंड y को y डैश प्लस b से रिप्लेस करना है। ये रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा x डैश प्लस a होल स्क्वायर y डैश प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x डैश प्लस a प्लस 2 टाइम्स y डैश प्लस b माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इक्वेशन हैज नो फर्स्ट डिग्री टर्म, यानी कि x और y वाली टर्म्स नहीं आनी चाहिए। दैट मींस x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए एंड y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2a माइनस 4 आ रहा है, समझ आ गया? कोफिशिएंट ऑफ x इस ब्रैकेट से तो प्लस का 2a आ जाएगा और यहां से 4 आ जाएगा माइनस 4। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y इज 2b प्लस 2। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि कौन से पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट किया तो उसका आंसर 2 -1 आ जाता, बट क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म 5 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करेक्ट है। नहीं नहीं, एक ये भी तो आ रहा है, गलत बोल दिया। कांस्टेंट टर्म जो है ये तो आ ही रहा है जो अभी लिखा था, 5 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके साथ साथ ये वाली टर्म्स भी तो आ रही है। करेक्ट? यस सर। तो वो उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 4a और यहां से माइनस का 2b और आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। ये है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट है इसी टाइप का, दैट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। बट रोटेशन ऑफ मतलब मैं बताऊंगा अभी, जस्ट चलो एक बार बता ही देता हूँ। बट जेई के पॉइंट से रोटेशन ऑफ एक्सिस का यूज नहीं आता है। जेई ने आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है जिसमें रोटेशन का यूज किया है, बट वही है कि मना भी नहीं किया है पूछने को, तो पूछ सकता है बट चांसेस बहुत कम है। तो एक बार अपन वो चीज नोट कर लेते हैं। एक बार ये सॉल्यूशन कंप्लीटली नोट कर लो और देखो कोई डाउट है क्या किसी को। अच्छा, एक और चीज कि जैसे आज की क्लास के बाद अपनी नेक्स्ट क्लास संडे को है, तो मैं तुम्हें अभी क्लास के बाद ये वाला तो नोट्स शेयर करूंगा ही, एक 4-5 पेज का पीडीएफ और है, और उसमें स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल का थ्योरी लिखा हुआ है। तो ये जो लोगों ने नोट्स बना रखे हैं वो अपने नोट्स में कॉपी कर लेना और सभी लोग इसको प्रॉपरली एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर्स, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये 5 स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल हैं। तो इनका जो थ्योरी है वो फाइल में लिखा हुआ है, तो सभी लोग एक बार इसको ढंग से समझ लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज इज रोटेशन ऑफ एक्सिस।
हाँ बस ये लास्ट ही है, ये अभी इसमें ज्यादा कुछ अपन को पढ़ना भी नहीं है, तो मैं इसलिए हैंड टू हैंड शिफ्टिंग के साथ ही नोट करा रहा हूँ। 5 मिनट्स में ही है, वैसे टाइम भी 5 मिनट ही बचा हुआ है। अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन coordinates of point E x comma y in new coordinate system become P dash x dash comma y dash such that x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta and y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta। तो बस अपन को ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। x डैश y डैश न्यू वाले कोऑर्डिनेट्स हैं और x y ओरिजिनल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इनमें भी हम बिल्कुल सेम टाइप का ही एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन इस तरह से है। तो यहाँ पे एक्स वाई ओरिजिनल सिस्टम, एक्स डैश वाई डैश न्यू सिस्टम, और इन दिस क्वेश्चन थीटा इज गिवन एज π/4। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू ही 1/√2 हो गई, तो x की जगह x डैश माइनस वाई डैश अपॉन √2 और y के प्लेस पे x डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2 रिप्लेस कर दिया बस। तो यहाँ पे कर्व को चेंज करना तो इस तरह से है, अगर क्वेश्चन ने पॉइंट 1,5 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला होता, तो देखो मेथड समझ आता है क्या। 1,5 के न्यू प्लेन में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला होता, चलो 1,5 के ऊपर बात कर लेंगे, पर पहले जो मैंने अभी लिखा है ना, ये वाली बात तो देखो क्लियर है क्या, क्योंकि टाइम नहीं है तो अपन ज्यादा एक्स्ट्रा लेते खींचते नहीं है इसको। तो यहाँ पे अभी ये जो सॉल्यूशन लिखा है ये सारा कुछ सभी को क्लियर है। एनी डाउट एनीवन? सर एक बार सोल्यूशन वापस एक्सप्लेन करेंगे? ये वाले चेंजेस करने हैं, और ये बिल्कुल जैसे अपन ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में डिस्कस किया था वैसे ही है।
कि ओरिजिनल सिस्टम का पॉइंट पी एक्स वाई है एंड न्यू सिस्टम का पॉइंट एक्स डैश वाई डैश है। तो अगर हमें न्यू सिस्टम में इक्वेशन चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश इक्वेशन चाहिए, यानी कि एक्स और वाई को हटा के एक्स डैश और वाई डैश लाना है। अभी ये रिलेशंस हमने डायरेक्टली एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश एंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश लिखे हुए हैं। इन दिस क्वेश्चन ने थीटा को π/4 बोला था, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही 1/√2 हो गया। तो ये वाले चेंजेस करने हैं, ये समझ आ गया? हाँ सर, हाँ। एक्स की जगह ये, पाई की जगह ये लिख दिया, सिंपलीफाई कर लिया। और लास्ट स्टेप में जाके वो डैश हटा देंगे बिकॉज स्टैंडर्ड वेरिएबल्स एक्स वाई ही अपन यूज करते हैं, तो हमने यहाँ से डैश को हटा दिया। अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास जो अपनी आफ्टर 2 डेज है उसमें हमने कहा था कि अपन होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क कुछ तो मैंने पहले का बता ही रखा है। यस सर। Yes, sir. मैं इस वाले पेज पे लिख देता हूँ। इन चैप्टर 1 में तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 ही है। इन चैप्टर 2 कंप्लीट कर सकते हो, इन चैप्टर 3 कंप्लीट कर सकते हो, और एक्सरसाइज 1A में सेम है जो पहले था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 to 25 था क्या? 20 except 1 and 17. तो ये न्यू होमवर्क है, तो ये अपन ये वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपन ये मतलब ये लास्ट के 1 आवर में डिस्कस करेंगे और फर्स्ट 3 आवर्स में हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे जो भी होगा। 1 and 17 था। एंड वन मोर थिंग कि मैं अभी जो एक पीडीएफ शेयर करूंगा स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल वाला। सर एक्सेप्ट 1 and 17 का। ओके, ये वाला पीडीएफ सभी को गो थ्रू करना है, ठीक है? चलो फिर अपन आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। और अभी तक अपने स्ट्रेट लाइन में काफी कुछ पढ़ लिया है, तो एक बार होमवर्क करने से पहले ये लेक्चर नोट्स भी रिवाइज करना कंप्लीटली, और कोई अगर डाउट आता है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, उसको मार्क कर लेना और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय।